कहता हूं क्लासिफिकेशन। एक तो हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, और वहीं अगर मैं दूसरी बात करता हूं इसके कंटेक्स्ट में, इवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों को आप सेम ना ले लें। इवैल्यूएशन के अंदर वी टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ मनी, इवैल्यूएशन से जो रिलेटेड है वो हिस्ट्री हो जाता है कि आज जो हम लोग पेपर करेंसी की बात करते हैं, तो पेपर करेंसी तक ह्यूमन कैसे आए हैं, पहले क्या किस चीज को मनी माना गया, फिर आपका मेटल मनी आया, किसी पीरियड के अंदर जो है वो प्रीशियस स्टोन्स जो है उनको मनी माना गया था, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे इवेल्युएट करते हुए आज जो हम लोग आए हैं, तो वो इवेल्यूएशन ऑफ मनी के अंदर आता है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग डिफरेंस लेते हैं अपना फिएट मनी, फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। तो डिफरेंस के साथ ही मैं क्लासिफाई कर देता हूं, तो डिफरेंस भी हो जाएगा हमारा और मीनिंग भी कवर हो जाएगा। फिड्यूशरी मनी, तो आपका 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा, फिएट मनी से रिलेटेड कुछ बन सकता है। बाकी डिफरेंस जो है वो आपका 3 मार्क्स में कवर होता है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। ठीक है, और क्या कहता है इसको पहले मैं वो बता दूं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे बात करूंगा। फिएट मनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी, और फिड्यूशरी मनी को कहते हैं ऑप्शनल मनी। So fiat money is also called as legal tender money, and fiduciary is also called as optional money. क्या आपने ये टर्म कहीं सुनी है पिछले कुछ सालों में कहीं, या पिछले कुछ समय, लीगल टेंडर मनी, कहीं ये वर्ड सुना है? एक टाइम में ये बहुत पॉपुलर हुआ था ये वर्ड, अभी कुछ सालों पहले बहुत पॉपुलर हुआ था ये वर्ड। जब डीमोनेटाइजेशन की बात हुई थी तब ये लीगल टेंडर मनी बहुत पॉपुलर हुआ था। तब जिन लोगों को नहीं पता था ना, उन लोगों को समझ में आया, अच्छा ये होता है कि लीगल टेंडर मनी। तो किसी को मालूम है क्या है लीगल टेंडर मनी? सर नोट्स और कॉइन्स इंक्लूड करता है ये। नहीं नहीं नहीं, देखो ना इसमें क्या लीगल वर्ड पे जाएगा ना, लीगल की बात कर रहे हैं, लीगल मनी। सर ब्लैक मनी नाउ। कहाँ ब्लैक मनी को लीगल मनी बना रहे हो? नहीं। सर गवर्नमेंट से रिलेटेड। हाँ, यहाँ यहाँ बिल्कुल, इसको थोड़ा सा हम लोग और ले लेता हूँ मैं, कि लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि एक जो गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट जिस चीज को, मैं यहाँ चीज की बात कर रहा हूँ, एनीथिंग, जिस चीज को ये कह दे कि आपको इसे मनी कंसीडर करना है, दैट इज कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी, एंड दैट थिंग कैन बी एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द एज पर द गवर्नमेंट। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाते हैं वो गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट वही बनाते हैं। तो जहाँ लीगलिटी की बात आ जाती है और गवर्नमेंट ने जिस चीज को कह दिया कि नहीं दिस थिंग दिस इज इलीगल एंड दिस इज लीगल, तो जनरल पब्लिक को भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि ठीक है ये आज से इलीगल हो गया, ये लीगल हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक बात करूँ, ये पॉलीथीन बैग्स की बात करें तो पॉलीथीन बैग्स कुछ समय पहले जो है वो
कोई मतलब कोई उसमें कोई इलीगलिटी थी ही नहीं, लोग आराम से फैक्ट्रीज में बन रही थी और मार्केट में बहुत आराम से सेल हो रहा था, मतलब पार्ट ऑफ आवर लाइफ एक तरीके से, जिससे जो एक सिंपल पॉलिथीन बैग थे वो हमारे हो गए थे। पर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये जो है पॉल्यूशन की वजह से या हेल्थ हजार्ड की वजह से गवर्नमेंट ने उसको बैन करा। और आज अगर हम बात करें, देन एवरीबडी नोज दैट कि पॉलीथीन बैग का प्रोडक्शन करना, उसको कैरी करना, उसको सेल परचेज करना, उसमें गुड्स बेचना इलीगल है। तो वो किसने कहा? वो गवर्नमेंट ने कहा। कल कुछ और अगर गवर्नमेंट किसी चीज को इलीगल कह देगी, देन वी नीड टू कंसिडर इट एज इलीगल। तो वही यहाँ है कि गवर्नमेंट जिस चीज को कहेगी कि यू नीड टू कंसिडर इट एज मनी, दैट थिंग इज कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी। आगे बात समझ में आई है? ठीक है। सर सिर्फ गवर्नमेंट, आरबीआई का कोई रोल नहीं है इसमें? फिर इसके अंदर मैंने तीनों चीजें ले ली। मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट भी ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे आरबीआई भी ले रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली वर्क करते हैं, इंडिविजुअली वर्क करेंगे नहीं। हाँ, जहां हम क्रिमिनल एक्ट की बात करते हैं वहां पे गवर्नमेंट और आरबीआई नहीं होता, वहां केवल सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रख रहा हूँ, मैं ओवरऑल सभी की बात लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। बाकी हाँ, जो रोल प्ले होगा वो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों को लेकर होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जब आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डीमोनेटाइजेशन के अंदर मोदी जी ने रात के 8 बजे आए और बोले कि भाई आज से 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट, लोगों की सांसें रुक गई थी, भैया हो क्या गया ये। ठीक है। तो उस समय जो पुराने आरबीआई के गवर्नर थे रघुराजन, उन्होंने कहा था कि ये डिमोनेटाइजेशन आप कर रहे हैं, इससे थोड़े इससे जो है वो इकोनॉमी सेटबैक पे आएगी, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने अपनी ही रोल प्ले करा वहाँ। जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने खुद अपने लेवल पर उस चीज को जाके वर्कआउट करा कि ठीक है, हम लोग डिमोनेटाइजेशन पर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट ही की वर्ड यूज कर रहा हूँ। पर आप इसके अंदर आरबीआई की एक्सेप्टेंस ले लो, आप चाहे इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एक्सेप्टेंस ले लो। ठीक है। हाँ जी, कोई यहाँ तक ठीक है? चले आगे। यस सर। ठीक है ना? तो अब इसके अंदर जो है, वो क्या है आज की डेट के अंदर, जिसे हम लीगल टेंडर मनी मान के चलते हैं, वो है एक तो हमारे पेपर नोट्स, और दूसरा हम लोग मान के चलते हैं कॉइन। कॉइन्स। ये कॉइन की शेप गलत हो गई थोड़ी सी, सर्कुलर कर देते हैं, ये कॉइन। ठीक है। तो इन दोनों को, दैट इज पेपर करेंसी हो या कॉइन हो, उसको हम लोग लीगल टेंडर मनी मानते हैं आज एट प्रेजेंट। और किस लिए मानते हैं? बिकॉज बाय ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट दे आर सेट टू बी टेकन एज मनी। इसके कॉन्ट्राडिक्शन में अगर हम बात करें, लीगल टेंडर मनी के कॉन्ट्राडिक्शन में अगर हम बात करें, तो जिसके लिए गवर्नमेंट ने मना करा हो कि नहीं भैया इसको मनी नहीं मानना है, ठीक है, उसको हम लोग इलीगल कह देते हैं, इलीगल टेंडर मनी। नॉन इलीगल मत यूज करना वर्ड, इलीगल टेंडर मनी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें कि पुराने जितने भी 500 रुपए के नोट हैं, या जितने भी पुराने 1000 रुपए के नोट हैं, 1000 रुपए का डिनोमिनेशन तो अब चलता ही नहीं है, तो 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं पुराने वाले, नाउ दे आर कॉल्ड एज इलीगल। ठीक है। या फिर कई बार इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि दे आर नॉट लीगल टेंडर मनी। तो कुछ लोग इलीगल वर्ड यूज कर लेते हैं, कुछ लोग नॉट लीगल टेंडर मनी यूज करते हैं। हमारे सिलेबस में ये चीज है नहीं, पर मैंने यहाँ पे साथ में बता दिया कि गवर्नमेंट जिसको कहेगी मनी वो लीगल टेंडर मनी, और गवर्नमेंट जिसको कहेगी नहीं अब ये मनी नहीं है, विल बी कॉल्ड एज नॉट लीगल टेंडर मनी या इलीगल टेंडर मनी। अब आते हैं हम लोग ऑप्शनल मनी पे। ऑप्शनल मनी क्या है? देखिए, वर्ड ही कुछ कह रहा है ऑप्शनल। दैट मीन्स यहाँ पर जो मनी है वो मनी म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे इसे मनी कंसिडर किया जाता है। दैट मीन्स ये अगर दो जने हैं,
तो सर इसका ये एग्जांपल मैं बताऊं? हाँ हाँ, अभी हम पूछते हैं, अभी बात करेंगे हम लोग, पहले समझा तो दूं मैं कि यहाँ पर मान लीजिए अगर इसको कोई पेमेंट करना है ₹5,000 का, ए को बी बी को पेमेंट करना है 5,000 का। अब 5,000 के अंदर अगर मान लीजिए ये रुपीज में पेमेंट करता है, तो इसने जो है 500 के डिनोमिनेशन के अंदर इसको पेमेंट कर दिया, तो वो जो पेमेंट है वो तो पेमेंट हो रहा है कौन सा, लीगल टेंडर मनी के थ्रू। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये इसको एक 5,000 रुपए का चेक दे देता है कि भाई ये पकड़ो चेक, तो वो जो चेक है उस चेक को हम लोग बोलते हैं फिड्यूशरी मनी या ऑप्शनल मनी, क्योंकि उस चेक का एक्सेप्ट किया जाना इन दोनों के म्यूचुअल ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। अगर इन दोनों को आपस में ट्रस्ट है, इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, देन ये चेक एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज ये चेक को मना भी कर सकता है। और अगर ये चेक को मना कर देता है, डिनाई कर देता है कि नहीं मैं चेक के थ्रू पेमेंट नहीं लूंगा, तो ये कोई इलीगल एक्ट नहीं हो गया, ठीक है, इसको कोई सजा नहीं हो जाएगी, राइट। कई लोग होते हैं, देखा होगा आपने कि जहां से आप लोग चेक से, अगर मान लीजिए आप किराने की दुकान पर जाते हैं, वहां पर आप कोई सामान खरीदते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूँ, मना कर देगा नहीं मेरे को चेक से पेमेंट नहीं चाहिए, बाकी आप मनी के अंदर किसी भी डिनोमिनेशन में आप पेमेंट कर दो। तो जो हमारा फिड्यूशरी मनी होता है उसका मतलब होता है मनी बैक्ड बाय ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई, ठीक है, पेयर एंड पेई, लेने वाला और देने वाले के म्यूचुअल ट्रस्ट पे, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस पे जो मनी होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शनल मनी या फिड्यूशरी मनी। हाँ जी, एक एग्जांपल तो मैंने इसके अंदर दे दिया चेक, और बताइए। हाँ, कौन बता रहा था मुझे एग्जांपल? सर मैं चेक ही बोलने वाली थी। इसलिए मैंने पूछा ही नहीं था, मुझे पता था आप चेक बोलोगे। चेक के अलावा कुछ और बताओ। सर आपको एग्जाम्पल बता दो, ये समझ नहीं आया। भाई चेक तो समझ में आया। हाँ सर, मतलब बट थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ये। हाँ, अभी अरे कंसेप्ट हमने भी क्लियर करा ही कहाँ है, मैंने क्या कहा, जब मैं कंसेप्ट पढ़ाने के बाद में ये पूछूं एनी डाउट कंफ्यूजन बन जाए तो उसका मतलब है कंसेप्ट खत्म हुआ है, अभी तो चल रहा है, फ्लो में है। सर बी और बीपी होगा क्या बिल्कुल सही बात है, एग्जाम्पल? बिल्कुल बीओई, बीओई हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है, बीओई पढ़ा है, आपने डिमांड ड्राफ्ट पढ़ा है, आपने हुंडीज पढ़ा होगा शायद, हुंडी, हुंडीज जो है वो मनी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिड्यूशियरी मनी या ऑप्शनल मनी का मतलब सिंपल सा है कि वो मनी जिसको कि म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शनल मनी या फिड्यूशियरी मनी। इसको हम लोग नॉन लीगल भी बोल देते हैं, नॉन लीगल टेंडर मनी, नॉन इलीगल टेंडर मनी। ठीक है ना। अब एग्जांपल मैंने कहा था, अब एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं फिड्यूशियरी मनी को लेके, क्योंकि इसके अंदर एग्जांपल सारे यही आ गए, आपका चेक्स आ गया, चेक का जो एक्सेप्ट किया जाना है वो म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे होता है, बीआर और बीपी जो हम लोग बिल्स बनाते थे वो भी एक्सेप्ट करना म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पर होता है, डिमांड ड्राफ्ट म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पर है, हुंडीज भी म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पर आ जाती है, ठीक है। हमारे जो मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है और मेरे को पेमेंट करता है, बोले सर ये आपकी फीस का पेमेंट, ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है उसकी शक्ल से, मैंने कहा यार लड़का गड़बड़ है, पता नहीं इसका चेक क्लियर होगा कि नहीं होगा, कुछ अता पता नहीं है, चेक भी अपनी अकाउंट का दे रहा है, ये नहीं कि अपने पापा के अकाउंट का दे दे, तो मैं उसको मना कर दिया, मैंने कहा भैया देख मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, बुरा मत मानना, ठीक है, और ऐसा करो तुम जो भी है मुझे कैश में पेमेंट कर दो, मैं चेक के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, चेक है मनी, एक्सेप्ट किया जाता है चेक, चेक के थ्रू नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन वो तभी होते हैं जब म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। आप अगर किसी को चेक से पेमेंट करा, आपने एक चेक दिया वो बाउंस हो गया, दूसरा चेक दिया आपने वो बाउंस हो गया, तो तीसरा जो है वो चेक में पेमेंट नहीं लेगा, वो मना कर देगा भैया आपके 2 चेक पहले डिसऑनर हो चुके, कोई भरोसा नहीं है, क्या कहा मैंने, कोई भरोसा नहीं है कि आपका तीसरा चेक भी क्लियर हो जाए। दैट मीन्स उसने जो चेक चेक को
लेना अनएक्सेप्टेबल जो उसने शो करा चेक लेने के लिए, जो उसने डिनाई करा, वो डिनाई किस वजह से करा? इसलिए नहीं करा कि वो नॉट लीगल टेंडर मनी है, नहीं, लीगल टेंडर मनी की वाली वहां बात नहीं आती है। वहां पे बात क्या है कि भाई भरोसा नहीं है, मुझे फेथ नहीं है, मुझे ट्रस्ट नहीं है कि ये चेक क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो इस उनको हम लोग ऑप्शनल मनी या फिर हम लोग फिड्यूशियरी मनी कह देते हैं। हाँ जी बताइए, क्लियर है यहाँ तक? सर ये नॉन लीगल टेंडर मनी क्यों होगा? नॉन लीगल टेंडर मनी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसके अंदर लीगल एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं है, ये नॉन लीगलिटी शो करता है। मतलब यहाँ पे कोई लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये चेक एक्सेप्ट नहीं करता तो इसके ऊपर कोई कानून, कोई सजा हो जाएगी या कुछ इसके ऊपर केस हो जाएगा, नहीं, इलीगल नहीं है, दिस इज नॉट इलीगल वाली बात नहीं है, बट नॉट नॉन लीगल है। दैट मीन्स कोई लीगलिटी यहाँ शो नहीं करता, यहाँ पे आपके ट्रस्ट के बेसिस पे ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, इसलिए इसको बोला गया है कई जगह नॉन लीगल टेंडर मनी। कुछ बुक्स में मैंने देखा है कि वहां पर उन्होंने उसको नॉन लीगल टेंडर मनी रेफर करा है। तो इसलिए ऑप्शनल, फिड्यूशियरी और नॉन लीगल, ये तीन टर्म्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर जाती हैं। हाँ बच्चों बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया हर्षिता जी? आपको प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। और उससे पहले मैं दो चीजों की बात करता हूँ। कोई भी मनी होती है, उस मनी का दो वैल्यूएशन होता है। एनी मनी, चाहे आप कॉइन मनी कह लो, चाहे पेपर मनी कह लो, उसका दो तरीके से उसकी वैल्यूएशन होती है। वन इज कॉल्ड एज कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, वन इज कॉल्ड एज commodity value of money. Commodity value of money, ठीक है। तो वन इज कॉल्ड एज कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। दूसरी जो वैल्यूएशन होता है इसका, वो होता है मनी वैल्यू ऑफ मनी। तो वन इज कमोडिटी वैल्यू एंड अनदर इज मनी वैल्यू। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक 10 रुपए का कॉइन है, ठीक है। इस 10 रुपए के कॉइन को मैं डिश शेप कर देता हूं, और डिश शेप करके इसको एक इस तरीके से कोई एक बॉल की फॉर्म दे देता हूं। ऐसे मैंने इसको एक रफ फिगर का फॉर्म दे दिया, तोड़ मरोड़ के दबा दबो के इसको। तो जब ये कॉइन था, इसकी वैल्यू थी 10 रुपए, मतलब इससे मैं 10 रुपए का सामान खरीद सकता हूँ। अब जब मैंने इसको डिश शेप कर दिया और इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म कर दी है कि इसको एक केवल मेटल फॉर्म में लेकर आ गया, तो क्या लगता है इस मेटल फॉर्म की वैल्यू भी 10 रुपए है? अगर मैं इस मेटल को मार्केट में जाके बेचूंगा तो क्या मुझे 10 रुपए मिल जाएंगे? नो सर। नो सर। और अगर मैं इस 10 रुपए के कॉइन को बाजार में लेके जाऊं तो क्या मुझे एक्सचेंज में 10 रुपए का पेपर मनी मिल जाएगा? यस सर। यस सर। जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर तो आप इसको एक्सचेंज करोगे तो उतने के बराबर आपको इसका सामान या पेपर करेंसी आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने इसको डिश शेप करा, डिश शेप करते ही इसकी वैल्यू जितनी थी, जितनी बताई जा रही थी, वो खत्म हो जाती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब ये ना हो कि आपके पास में, यहाँ लेते हैं फॉर एग्जांपल, और ये लेते हैं हम लोग दूसरे पेन से। अब आपके पास में यहाँ पर एक सिल्वर कॉइन है, और उस सिल्वर कॉइन का जो वर्थ है वो है सपोज 1000, 1000 रुपए का आपके चांदी का आपके पास में कॉइन है। तो अब आपने उसको इस पे 1000 रुपये लिखा हुआ नहीं है, बट आपने इसको खरीदने के लिए 1000 रुपीज पे करा है, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ ये 1000 रुपये का सिल्वर कॉइन है, ठीक है। आपने इसको फिर डिश शेप करा, और डिश शेप करके फिर आपने इसको बॉल में ऐसे कुछ रफली एक मेटल फिगर में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। क्या लगता है कि अब अगर मैं इस मेटल फिगर को मार्केट में जाके बेचूं तो क्या तकरीबन मुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे? यस सर। यस सर। मेकिंग चार्जेस वगैरह मत लगाना यहाँ पे दिमाग में, चलो मेकिंग चार्जेस चार्जेस भी तो होते हैं, 1000 कैसे मिल जाएंगे, कम ही मिलेंगे। हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं, मिल जाएंगे मिल 1000 रुपए। जाएंगे, मिल जाएंगे सर।
जाएंगे, ठीक है। आपके पास में गोल्ड कॉइन है, इस गोल्ड कॉइन को आपने 10,000 रुपए में खरीदा था। अगेन मैं इसको फिर डिशेप कर देता हूँ, आगे जाके मार्केट में उसको बेचता हूँ, क्या मुझे 10,000 रुपए के करीब मिल जाएंगे? Yes, sir. जाएंगे बताओ। Yes, sir. मिल जाएंगे. सर, मिल जाएंगे। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, मेरे पास एक पेपर नोट है 2,000 रुपए का, ठीक है। इस 2,000 रुपए के पेपर नोट को मैंने बिल्कुल खराब कर दिया, दिख ही नहीं रहा, इसके ऊपर 2,000 रुपए लिखा हुआ है, बिल्कुल स्क्रैच स्क्रैच कर करा के बिल्कुल एक रद्दी का कागज बना दिया। क्या ये रद्दी का कागज मार्केट में जाके बेचो तो 2,000 रुपए मिल जाएंगे? No, sir. नो सर। बस टॉपिक समझ गए आप लोग अच्छे तरीके से? क्या समझे? दैट मीन्स कि हम लोग बात करते हैं तो कुछ केसेस के अंदर तो क्या होता है कि जितने का मनी है या जो उसके ऊपर लिखा हुआ है या जो उसके ऊपर एम्बोज्ड है, ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं जितने डिनोमिनेशन का होता है, तो जो उसके ऊपर एम्बोज्ड है या उसको बोलते हैं हम लोग इंस्क्राइब्ड, दैट मीन्स 10 रुपए के कॉइन पे जो 10 रुपए लिखा हुआ है, इस लिखने को बोला जाता है इंस्क्राइब्ड, ठीक है ना। तो जो मेटल कॉइन के ऊपर जो वैल्यू इंस्क्राइब्ड है वो कहलाती है उसकी मनी वैल्यू ऑफ मनी। पेपर नोट के ऊपर जो लिखा हुआ है 2,000 रुपए, वो कहलाएगा उसका मनी वैल्यू ऑफ मनी। 10 रुपए के कॉइन के ऊपर जो 10 रुपए एम्ब्रेस्ड है उसको कहा जाएगा मनी वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। वेयरएस कमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है कि जितना मटेरियल जो उसके अंदर यूज हुआ है उस मटेरियल की जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। तो आज जो हम लोग बात करते हैं, चाहे वो आपका कॉइन हो, चाहे वो आपके कॉइन हो या फिर आपके नोट्स हो, पेपर करेंसी जिसे हम लोग बोलेंगे, दोनों ही केसेस के अंदर जो कमोडिटी वैल्यू होती है वो कम होती है इसके मनी वैल्यू पे। 1,000 रुपए, अगर 500 रुपए का आपके पास में नोट है तो 500 रुपए का नोट तब तक ही 500 रुपए की वैल्यू है जब तक कि वो सही सलामत है। अगर आप उसको फाड़ के 4 टुकड़े कर देते हो तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसके बदले में आपको शायद 100 रुपए भी ना मिले। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतने का मटेरियल ही नहीं है। वेयरएस वेयरएस कि जब आप बात करते हैं सिल्वर कॉइन या गोल्ड कॉइन, तो इनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो कमोडिटी वैल्यू होती है और जो मनी वैल्यू होती है वो तकरीबन तकरीबन बराबर होती है। कि जितने का मटेरियल यूज किया जाएगा उतना ही उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू होती है, या ये कह लीजिए कि जितने का आपने उसको खरीदा होता है उतने का ही उसके अंदर मटेरियल यूज होता है। हाँ जी, यहाँ तक ये टर्म क्लियर हो गया, क्या होता है कमोडिटी वैल्यू एंड क्या होता है मनी वैल्यू। Yes, sir. इसी के बेसिस पे हमारे पास में नेक्स्ट दो टाइप्स ऑफ मनी आती हैं जिनको कि बोला जाता है, एक तो है फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी, ठीक है। फुल बॉडीड मनी के अंदर जैसे मैंने बताया था, फुल बॉडीड मनी के अंदर क्या होगा, क्या होगा, कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरा है इसके अंदर क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी के अंदर मनी वैल्यू ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से। Sir, हाँ जी, सर ये क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू ज्यादा, मतलब नोट्स और कॉइन्स की बात हो रही हाँ है हाँ ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो आपका नोट्स
एंड जो आज के डेट में हमारे जो कॉइन्स चलते हैं वो आ जाएगा। नोट्स एंड कॉइन्स दोनों ही आ जाएगा। ठीक, इसी में मैं एक चीज और बताना चाह रहा था, पर मैं बताना थोड़ा भूल गया, दोबारा एक बार बता देता हूँ कि लीगल टेंडर मनी को भी दो में डिवाइड कर देते हैं। लीगल टेंडर मनी को दो में डिवाइड करते हैं। वन इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ठीक, और दूसरा है अनलिमिटेड। एक तो है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और दूसरा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, क्या है इसका मतलब? लीगल, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड में लिमिटेड लीगल टेंडर मनी के अंदर तो जितना भी आपका जो कॉइन वाला जो बात है ना, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। इसके अंदर हम लोग कॉइन्स इंक्लूड कर लेते हैं और इसके लिए कहा जाता है कि कॉइन के अंदर आप एक सर्टेन अमाउंट तक ही पेमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उस मैक्सिमम लिमिट तक का ही पेमेंट आप कॉइन्स के अंदर कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कॉइन 1 रुपए का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 रुपए का हो, या आने वाले टाइम के अंदर जैसे हम लोग 100 रुपए का कॉइन उसमें आप करें। कॉइन कॉइन है, तो कॉइन के अंदर जो आप पेमेंट करते हैं उस पेमेंट का एक फिक्स लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है कि वहीं तक का पेमेंट आप कॉइन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा का पेमेंट कॉइन्स में करते हैं तो जो एक्सेप्टर है, जो पैसा एक्सेप्ट कर रहा है, वो डिनाई कर सकता है, वो मना कर सकता है। वेयर एज यहाँ पर हम लोग लेते हैं नोट्स, इसमें बताऊंगा अभी मैं कहाँ तक का। इसमें हम लोग लेते हैं नोट्स, पेपर करेंसी। ठीक है, पेपर करेंसी के अंदर आप जितना चाहो उतना पेमेंट आप पेपर करेंसी के अंदर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगेन मैंने पेपर करेंसी यूज करी है, मैंने 10 रुपए के नोट या 500 रुपए के नोट में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ। पेपर करेंसी है तो पेपर करेंसी के अंदर आप जितना चाहो उतना आप पेमेंट कर सकते हो। कोई डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मैं 10 रुपए में पेमेंट नहीं लूंगा या मैं 500 में पेमेंट नहीं लूंगा, नहीं। पेपर करेंसी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चाहे कितना ही छोटा से छोटा डिनोमिनेशन क्यों ना हो। लेकिन लेकिन उसमें कॉइन के अंदर कितना भी बड़े से बड़ा डिनोमिनेशन है, फिक्स लिमिट है। फिक्स लिमिट किसके थ्रू है? वो आता है हमारा जो लिमिट जो दी है, वो लिमिट दी है कॉइनेज बिल और ये था कॉइनेज बिल अगस्त, शायद जानता मुझे ध्यान अगस्त 2011 का था। उससे पहले ये चीज नहीं थी और उससे पहले डिनोमिनेशन कुछ चेंज था और वो था 1000 रुपीज। दैट मीन मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1000 रुपीज तक की है कि 1000 तक का जो पेमेंट है वो आप कॉइनेज बिल 2011 के अकॉर्डिंग 1000 रुपए तक का पेमेंट कॉइन के अंदर किया जा सकता है। अगर 1000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट है तो कॉइन के अंदर एक्सेप्टर लेने से मना कर सकता है। लेकिन नोट्स के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, हाँ भाई समझ में आई बेटा क्या होता है लिमिटेड यस का सर। मतलब? ठीक है, इसके यस पीछे सर। इसके पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी है, बताऊं क्यों करा ऐसा? बताओ सर। क्या था कि 2011 में ये चीज बात है, क्या था कि एक बहुत टाइम से जो है वो हाई कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक केस चल रहा था बहुत सालों से।
और उस केस के अंदर जो है मान लीजिए हम लोग 10 साल मान लेते हैं, 10 साल से जो है केस चलता आ रहा था दोनों के बीच के अंदर, और 10 साल से टेनेंट ने कोई भी पैसा जो है 1 रुपए जो है वो लैंडलॉर्ड को नहीं दिया था। और कुछ और जो है 10 साल के बाद में जो फिर जो डिसीजन आया, वो डिसीजन जो है वो लैंडलॉर्ड के फेवर में आया। दैट मीन लैंडलॉर्ड जो है वो केस जीत जाता है। अब टेनेंट जो है उसको ये कहा जाता है कि भाई जो आपका 10 साल का जो आपका पेमेंट है, 10 साल का जो पेमेंट है प्लस जो उस पर इंटरेस्ट बनता है, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको लैंडलॉर्ड को विद इन दिस पीरियड आपको पे करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि सपोज अगर मान लीजिए 5,000 रुपये मान लेते हैं हम लोग, आइडिया एक रफली की, मान लीजिए 5,000 रुपये अगर उसका मंथली किराया था, दैट इज 60,000 इंटू 10, कितना हो गया? 6 lakh. 6 लाख। और 6 लाख पे हम लोग इंटरेस्ट मान लेते हैं सपोज 1 लाख। दैट मीन्स टोटल, एक मैं फिगर ले रहा हूँ, मैं रफली फिगर मेरे को ध्यान नहीं है। तो 7 लाख का पेमेंट जो है कोर्ट ने उसको कहा कि भाई आपको टोटल जो है 7 लाख का पेमेंट आपको इनको पे करना पड़ेगा। अब 10 साल से केस चल रहा था, टेनेंट तो वैसे ही जो है वो बड़ा दिमाग खराब हो रहा था उसका, वैसे ही परेशान हो रहा था। उसने क्या करा बेटे ने, 7 लाख का जो पेमेंट है, 7 लाख का पेमेंट उसने कॉइन में करा। बेटा ले जा। टेनेंट को घर बुलाया, बोले बोरिया लो, बोरिया लो और चलो निकलते चलो। बोरियों में भर भर के कॉइन, बोरियों में भर भर के कॉइन जो है वो लैंडलॉर्ड के घर पर छोड़कर आ गया। ये जो इंसिडेंट है ये प्रॉपर्ली न्यूज़पेपर के अंदर भी काफी आया था उस समय। और फिर वो बेचारा दिखा रहे थे उसमें, फिर ये सीन दिखाया था कि जो लैंडलॉर्ड था बेचारा, वो बड़ा उसका पूरा परिवार बड़ा परेशान था, और वो सिक्के निकाल निकाल के गिन रहे थे कि हाँ ये पूरे वो निकाल के, और वो पूरा ये चीज गिना जा रहा था। एंड इट टुक काफी टाइम लगा उनको पूरा पेमेंट गिनने में कि हाँ ये 7 लाख रुपए हैं कि नहीं है। सो दैट वाज द सीन, जिसकी वजह से फिर 2011 के अंदर कॉइनेज एक्ट के अंदर ये जो है वो रेक्टिफिकेशन किया गया कि मैक्सिमम 1000 तक का जो पेमेंट है वही जो है वो कॉइन के अंदर करेंगे। उससे ज्यादा का पेमेंट अगर चाहे तो एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज वो मना कर सकता है, उसको पेपर करेंसी के अंदर ही पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है Yes, sir. ना? अब आप सोचो उस लैंडलॉर्ड और उसके परिवार की हालत, 7 लाख रुपए सिक्कों में, 1-1 रुपए के सिक्के, 2-2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के, क्या हालत रही होगी उस बेचारे की, कैसे उसने जो है टोटल अमाउंट सम अप किया होगा। हाँ जी, तो डेट वाज अ थिंग। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में फिर इसके अंदर आपका एक टाइप ऑफ मनी में ही है क्लासिफिकेशन, तो 2 ही क्लासिफिकेशन आते हैं आपके। एक तो है फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी, दूसरा है फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। इनका डिफरेंस आता है 3-3 नंबर में, तो कोई भी पूछ लेते हैं। जनरली फिएट और फिड्यूशियरी मनी के बारे में पूछा जाता है। एक है आपके इसके अंदर टर्म आएगी इसके अंदर आगे आपको, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी। इसके अंदर जो हम बात करते हैं हाई पावर्ड मनी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर है इट includes money issued अरे अपना माइक बंद करना यार, आवाज आ रही है पीछे से बेटा। हाँ थैंक यू। इट इंक्लूड्स मनी इशूड by RBI and Government of India. It includes money issued by RBI and Government of India. Sir, हाँ जी, सर सारी मनी आरबीआई इशू करती है। क्या कर दिया? सर
मनी तो आरबीआई इशू करती है, तो सभी हाई पावर्ड मनी हुई। अरे ये क्या कह गया, ये कौन, परिधि ने पूछा है क्या, परिधि ने कहा है क्या? यस परिधि क्या कह रहे हो बेटा? आरबीआई इशू करता है मनी? मतलब बनाता है। बनाता नहीं है, वो बनाने का काम नहीं है उसका, बनाने का काम तो उनको, उसको टकसाल कहा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस कहा जाती है। गूगल पे सर्च कर लेना, 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे पेपर करेंसी प्रिंट होती है या कॉइन डील होते हैं। तो यार तुमने तो फिर सेंट्रल बैंक वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं शुरू से ढंग से, फिर अगर आप ये कह रहे हो कि सेंट्रल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक ही या आरबीआई ही मनी इशू करता है, बताओ। ये 3 स्टार गलत है, नहीं 3 स्टार नहीं लगेगा फिर, ये आगे गलत बात। हाँ दीपिका जी आप बताइए, क्या सेंट्रल बैंक ही मनी इशू करता है? सर आपने बताया था वो कॉइन्स का, तो फाइनेंस मिनिस्टर। शाबाश, अब समझ में आ गया परिधि, यस सर। है ना? इसलिए मैंने इनफैक्ट ये चीज मैं पूछने वाला था अभी कि मैंने यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों यूज करा है। तो आरबीआई का मतलब है यहाँ पे केवल पेपर करेंसी से, जो भी पेपर करेंसी है वो आरबीआई इशू करती है। इशू की बात हो रही है या बनाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो आरबीआई इशू करती है, और वेयरएस जो कॉइन्स हैं चाहे कितने भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, वो कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या और पर्टिकुलरली कहा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इशू करते हैं। तो चिल्लरों का जो काम है, चिल्लरों का काम, आरबीआई बड़ी चीज है, मतलब रेप्यूटेड है, वो चिल्लरों में डील नहीं करती है। वो बोले नहीं हमारा काम नहीं है चिल्लरों में, बोले ये नेताओं को दे दो वही चिल्लर में डील करेंगे। तो उसका जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ही कॉइन्स के अंदर डील करता है। तो इसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर्मूला अगर कहा जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉइन्स प्लस डीडी। हाई पावर्ड मनी इज कॉइन प्लस डीडी। डीडी इज द डिमांड डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद में, और वो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, दैट इज फंक्शंस। तो फंक्शंस ऑफ मनी मैंने बता दिया था, बस मैं यहाँ पर उसको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। बाकी मैंने मीनिंग के अंदर वो चीज बता दी थी मैंने, फंक्शन ऑफ मनी, और उनका डिस्कशन भी हम लोगों ने कर लिया था कि उनका क्या मतलब होता है। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड measure of value. The first is medium of exchange, second is measure of value, third standard of deferred payment, and fourth store of value. तो ये चार है, चारों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ये चार हमारे जो है वो, जो वहां जो डिमेरिट थी वही यहाँ पर इसके फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें भी फंक्शन ऑफ मनी को दो में डिवाइड कर देते हैं। वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी
primary functions and other are known as secondary. क्योंकि प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, ये इधर सेकेंडरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ऊपर वाले जो हमने चारों फंक्शन पढ़े हैं इनको दो में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में क्या क्या आता है? तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर आपका फर्स्ट और 1 and 2, दैट इज प्राइमरी फंक्शन में क्या आएगा? एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये दोनों तो हमारे आगे प्राइमरी फंक्शन में, और बाकी जो दोनों रह गए लिख लीजिएगा अपना आप, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसको इनको याद रखने के लिए एक लाइन बनाई थी मैंने, दैट इज पोएटिक लाइन है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसमें मीनिंग भी कवर हो गया, आपका फंक्शन भी कवर हो गया। वो था कुछ ऐसे कि मनी इज ए मैटर ऑफ 4। Money is a matter of 4 ठीक है। मनी इज अ मैटर ऑफ 4, क्या क्या 4? ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। तो जो फोनेटिक मैंने एक बनाया था इसका, ताकि याद रह जाए कि मनी इज अ मैटर ऑफ 4, ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। तो इसमें मीनिंग भी कवर हो जाता है हमारा, और हमारे फंक्शंस भी कवर हो जाते हैं। हाँ जी, यहाँ तक बताइए, किसी को कोई भी डाउट, कंफ्यूजन, गुंजाइश? हाँ जी, बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो? No, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो आज यहीं तक की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सप्लाई ऑफ मनी की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है।
और जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि आपका जो भी अभी अपकमिंग यूनिट टेस्ट होगा, उस अपकमिंग यूनिट टेस्ट के अंदर जो आपका सिलेबस होगा दैट विल बी द टोटल कंप्लीट नेशनल इनकम, मनी, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। जो हम लोगों ने अभी मनी हम लोग कल खत्म कर देंगे, तो आपका जो यूटी का जो सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर कवर अप हो जाता है। तो इसको आप रिवाइज करते रहे, जो भी प्रॉब्लम्स हो आप देख लें, जो भी आपकी डेट आएगी वो आपको बता दिया जाएगा, जो भी आपके यूनिट टेस्ट वगैरह की डेट्स होंगी तो तब जो है तब देख लेंगे। चलिए परसों मिलते हैं, दैट इज हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट ऑन सर ट्यूजडे। हाँ जी बोलिए। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन से कराओगे आप? नेक्स्ट चैप्टर आप जो बोलो वो करा देंगे, बताइए क्या कराना है। सर आप ही बता दो कौन से कराओगे। मेरा तो आप देखिए इसके अंदर आपके मैक्रो में 2 ही चैप्टर टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। एक तो आपका नेशनल इनकम है, दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो लॉजिकल थ्योरेटिकल है, मतलब उसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है थ्योरी के साथ में। तो मेरा ये सोचना था कि भाई क्योंकि एडीएएस बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, और वो ऑनलाइन समझाना इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। तो कंटिन्यूशन में तो वही वाला चैप्टर आता है, तो मैं उसको सोच रहा हूँ कि जब अपन ऑफलाइन क्लासेस देंगे, मोस्ट ऑफली शायद जुलाई या मिड में शुरू हो जाना चाहिए, तो मैं उसको तब डिस्कस करूँ। और जो बाकी को जो चैप्टर्स मेरे रह जाते हैं, डेट इज मेरे पास में गवर्नमेंट बजट रह जाएगा, देन उसके बाद में मेरे पास में फॉरेन फॉरेक्स और बीओपी चैप्टर रह जाएगा। 3 चैप्टर मेरे ये रह जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट बजट, फॉरेक्स और बीओपी ये पहले कवर कर लेते हैं हम लोग, और फिर लास्ट के अंदर हमारा एडीएस चैप्टर रह जाएगा, आपका मैक्रो का कोर्स खत्म है फिर। सर गवर्नमेंट इंडियन बजट, इकोनॉमी। हाँ वो तो है, इंडियन इकोनॉमी तो अलग है, मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ। मैं पहले पूरा मैक्रो खत्म करूंगा, मैं पहले इंडियन इकोनॉमी नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि उसका कारण क्या है कि मैक्रो के अंदर आप जो लास्ट चैप्टर पढ़ोगे फॉरेक्स, और जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है नेशनल इनकम, लिंक्ड है। कई जगह क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लिंक करके मिल जाता है कि आपको जो है क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया होगा गवर्नमेंट बजट का, और उसके अंदर आपको नेशनल इनकम और सेंट्रल बैंक भी यूज आ जाएगा उसके अंदर। तो इसलिए मैं पहले पूरी बुक मैक्रो खत्म करना प्रेफर करूंगा, उसके बाद में फिर हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर ओके हम लोग सर। इसके अंदर गवर्नमेंट बजट लूंगा मैं इसके अंदर नेक्स्ट। ओके सर। और किसी को कोई पूछना? ठीक है, फिर थोड़ा सा आप ब्रेक ले लीजिए, 4 मिनट बाद आपकी दोबारा दूसरी क्लास चालू हो जाएगी।